इनकी तरह हम नहीं लड़ेंगे। ओके, अब आशुतोष और संजय कुमार। पहले आशुतोष, बीजेपी की लिस्ट में आशुतोष क्या एक बार फिर से पीएम की तो आदत है चौंकाने की, लगता है आपको कोई चौंकाने वाले फैसले होंगे या वो सेफ खेलेंगे जो अभी तक चल रही हैं थ्योरीज? देखिए मानक, मैं कई बार कह चुका हूं और आपके चैनल पे ही मैंने कई बार कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सीट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, इस पे किसी तरीके कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारी अटकलें अक्सर गलत साबित होती हैं। तो मैं इस पर तो किसी तरीके की कोई अटकल लगाऊंगा नहीं कि कौन किसको मिल रही, कौन प्रधानमंत्री जी दक्षिण से लड़ेंगे या उत्तर से लड़ेंगे या पश्चिम से लड़ेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, एक चीज जरूर है, वो ये कि आज की तारीख में अब चुनावी माहौल काफी हद तक बन चुका है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनकी अपनी कौन कौन सी सीटों पर कौन कौन से कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो 303 सीट ऑलरेडी उनके जीती हुई 303 सीटें 2019 की, तो जाहिर सी बात है उनका सबसे पहले फोकस भारतीय जनता पार्टी की उन सीटों पर होगा जहां पर ऊपर जरा नाम चलाइए, उनको थोड़ी सी अगर कमजोरी दिखाई पड़ रही है तो वहां पे अच्छा बेटर कैंडिडेट ला सके। लेकिन उसकी तुलना में अगर इंडिया गठबंधन को देखेंगे तो उनकी सबसे बड़ी ताकत इसमें है कि अगर वो 400 सीटों पर 1-to-1 कंटेस्ट करवा पाते या नहीं करवा पाते। जो माहौल बंदी पिछले 2 महीनों में लगातार की जा रही थी कि इंडिया गठबंधन तो टूट रहा है, इनके साथ ही आपस में झगड़े कर रहे हैं, अंत में वो आज 80% तक वहां पे काबू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, दिल्ली के अंदर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, गुजरात में हो गया है, तमिलनाडु के अंदर साफ दिखाई पड़ रहा है। तो वहां पे जो समस्या और थी, बिहार में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिहार में भी मुझे नहीं लगता किसी तरीके की कोई दिक्कत। अब तो वैसे भी बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हैं नीतीश जी के इधर आने के बाद। अक्सर ये होता नहीं है कि जब विपक्षी जो जिनके साथ गठबंधन हो वो आपकी तारीफ करे। किशोर जी यहां बैठे हुए हैं, शिवसेना के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छा गठबंधन किया है महाराष्ट्र के अंदर, जबकि कांग्रेस पार्टी से के पास कम सीटें हैं और शिवसेना को ज्यादा सीटें दी गई। तो मेरा यह कहना यह है कि आज की तारीख में बीजेपी गठबंधन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यह होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सीटें जो हैं वो घोषित कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन की कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा जो गठबंधन है उसको मजबूत करके लोगों के सामने रख सके। ठीक है, ओके। लेकिन आशुतोष, आप बच नहीं सकते, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं चाह रहा हूं इन नामों पर एक कमेंट तो करिएगा जो ऊपर चल रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए अभी तक जो थ्योरी चल रही है, हाँ, कि बीजेपी का फोकस बड़ा क्लियर है, पहली लिस्ट में उन सीटों पर ज्यादा ध्यान रहेगा जो हारी हुई हैं या जिनको इस बार जीतना एक बड़ा चैलेंज है, या फिर जो नाम एकदम सेफ हैं, बड़े बड़े नाम। वो कह रहे हैं ताकि हारे हुए सीटों पर हम लोग कम से कम 50 दिन का समय उम्मीदवारों को दे दें, ग्राउंड पर जाएं, तैयारी करें, अपना प्रचार करें। कैसी लगती है आपको ये स्ट्रेटेजी? नहीं, स्ट्रेटजी तो बिल्कुल, स्ट्रेटजी में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो 50 दिन वैसे भी नहीं रह गए, चुनाव का ऐलान तो अब अगले हफ्ते का 10-10 दिन की बात है, कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो अगर आप अपनी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं कर पाएंगे तो फिर कब करेंगे? जहां तक इन नामों को है, मुझे इसमें से एक भी नाम ऐसा नहीं नजर आ रहा जिसके आधार पर मैं कह दूं कुछ उन्होंने चौंकाने वाली बात की है। जैसे ये तो मैंने वो दिखाए हैं जो फाइनल माने जा रहे हैं, फाइनल माने जा रहे हैं, लेकिन अंत में यही होगा मैं इस बात के नहीं कह सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी के रहते हुए आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कितने लोग वैसे एक बात, अब मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, क्या गारंटी कि राजनाथ जी लखनऊ से लड़ेंगे? बिल्कुल सही बात, हो सकता है टिकट ना मिले। अरे हम सब रहते गाजियाबाद से लड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो पिछली बार गाजियाबाद से लड़े। अच्छा, आपको लगता है टिकट भी कट सकता है? मैं कह रहा हूं कि आपको याद होगा सुषमा स्वराज का 2019, याद है आपको? हाँ बिल्कुल याद। सब लोग कह रहे थे कैबिनेट में रहेंगी, कैबिनेट में आई, राज्यसभा उनको मिली नहीं मिली ना। तो जब सुषमा स्वराज जैसी इतनी बड़ी नेता, तो मेरा यह कहना यह कि जो उनकी लीडरशिप है उसकी सोच क्या है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना, वो उसकी जानकारी मेरे पास नहीं। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपके हिसाब से सरकार में या पार्टी में कितने लोगों को पता होगा कि इस लिस्ट में कितने नाम है और कौन कौन? सिर्फ एक आदमी को। दूसरे आदमी का काम ये कैसे हो सकता है? सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई आशुतोष, कितने सारे लोग थे उस मीटिंग में? कितने भी लोग रहे हो, फाइनल लिस्ट सिर्फ एक आदमी को पता हो गया, दूसरे आदमी का काम होगा उसको इंप्लीमेंट कराना, बस। इसके अलावा तीसरे को कोई जानकारी। आपको याद है वो तस्वीर राजस्थान की, हाँ, जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने वाला था, हाँ, वो जब राजनाथ सिंह ने चिट वसुंधरा राजे सिंधिया को दी, वो हैरान हो गई थी। तो हैरान नहीं हो गई थी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ। तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा किसी को पता था? सारे पत्रकार कह रहे थे नहीं जी ये भी बन सकते, मेघवाल जी भी बन सकते हैं, अर्जुन वो भी बन सकते, वो भी बन सकते। बना कौन? किसी को पता चला था? क्या किसी को पता चला था कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन मुख्यमंत्री होगा? क्या किसी को मालूम था गुजरात के अंदर कौन मुख्यमंत्री होगा? क्या किसी को यह मालूम था उत्तराखंड के अंदर कौन मुख्यमंत्री होगा? तो हम यहां बैठ के अगर अटकलबाजी करें, ये तो हमारा काम है। नहीं, मैं अपने बारे में कह रहा हूं। देखिए, आपने मुझे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बुलाया है, तो मैं कम से कम अटकलबाजी, राजनीति के छात्र हैं मित्रा, तो कर ही सकते हैं। जब तक लिस्ट आ नहीं जाती 2014 हम यही कहते हैं यार ये इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इस बार इसका क्या होगा। मानिक जी, आप और हम साथ काम कर चुके हैं, लंबे समय तक काम कर चुके हैं ना। तो 2014 के पहले हम अटकलबाजियां कर लेते थे, क्योंकि तब हमारे पास जानकारी होती थी और तब रिस्क कम था गलत होने का।
बहुत कम, अब रिस्क ज्यादा बहुत कम था। आज सिर्फ एक आदमी को पता है और दूसरे आदमी काम इंप्लीमेंट करना, बस। ओके, तीसरे को कुछ हवा नहीं लगने वाली। ऑलराइट।